चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी न निभा के एक व्यक्ति विशेष और सरकार की गुलामी करने में लग गया है। उसे गुलामी करने में तो करे, लेकिन देश उसकी गुलामी से तबाह हो जाए, ये हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोटिंग मशीन है, इस मशीन को बनाने वाली कंपनी PEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL। और ये जो PEL है, इस कंपनी के 7 डायरेक्टर हैं। 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वोट की चोरी बंद करो, हाथ उठा के बंद करो। सस्ता, जल्दी, सुरक्षित चुनाव ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से होता है। जो चुनाव महंगा कराना चाहते हैं वो ईवीएम के साथी हैं। जो चुनाव में धांधली करना चाहते हैं वो ईवीएम के साथी हैं। जो चुनाव में खर्चा ज्यादा कराना चाहते हैं वो ईवीएम के साथी हैं। वोट की चोरी बंद करो, हाथ उठा के बंद करो। साथियों, ये जो ईवीएम की लड़ाई है, ये लड़ाई हकीकत में इस देश की आजादी की लड़ाई है। ये साधारण लड़ाई नहीं है साथियों। कोई समझता हो कि केवल एक मशीन को हटाने की लड़ाई है, नहीं, ये मशीन को हटाने की लड़ाई के साथ साथ इस देश को आजाद कराने की लड़ाई है साथियों। क्योंकि इस मशीन के माध्यम से इस देश के लोगों की आजादी को वर्तमान मोदी सरकार ने हड़प लिया है। इसलिए वर्तमान मोदी सरकार के हाथों से इस देश को आजाद कराना है। यह लड़ाई उसकी है। यह लड़ाई है कि इस देश के जो 100 करोड़ लगभग मतदाता हैं और इस देश के 140 करोड़ जो नागरिक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। यह लड़ाई है कि इस देश का जो अनपढ़, अशिक्षित, साधारण, गरीब, दबा कुचला जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो वोटर है, जो देश का नागरिक है, कोई भी उसका हक लूट ना सके, उसे उसका हक मिले, ये उसकी लड़ाई है साथियों। हमारा बहुत सीधा सा कहना है, देश में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देश के संविधान के अनुसार देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान के हिसाब से चुनाव हो और देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, यह जिम्मेदारी देश के संविधान ने देश के चुनाव आयोग को दी है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी न निभा के एक व्यक्ति विशेष और सरकार की गुलामी करने में लग गया है। उसे गुलामी करनी है तो करे, लेकिन देश उसकी गुलामी से तबाह हो जाए, ये हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए चुनाव आयोग को भी और इस देश की सरकार को भी हम चेतावनी देते हैं कि इस बार हम किसी कीमत पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। साथियों, आज भी देश में 2 तरह से चुनाव हो रहे हैं और आप बताएंगे, मेरी बात छोड़िए, आप खुद इस बात को कहेंगे, 2 तरह से चुनाव हो रहे हैं। एक बैलेट पेपर से, जिसे आप पोस्टल बैलेट पेपर कहते हैं। कहते नहीं कहते पोस्टल बैलेट? क्या है पोस्टल बैलेट? वो बैलेट पेपर से चुनाव है। और एक तरफ हो रहे हैं ईवीएम से चुनाव। तो एक ही देश में 2 पद्धति से चुनाव क्यों हो रहे हैं? अगर संविधान में यह प्रावधान किया गया या सरकार ने संशोधन किया गया तो या तो चुनाव बैलेट पेपर से होते या चुनाव ईवीएम से होते। इसका मतलब यह है कि यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यह कानूनी प्रावधान नहीं है, यह बेईमानी है सरकार की और यह बेईमानी है सरकार की गुलामी करने वाले इलेक्शन कमीशन की। इसलिए यह जो भेदभाव हो रहा है, अब यह बर्दाश्त किसी कीमत पर किया नहीं जाएगा। देश के हर वोटर को, देश के हर नागरिक को यह जानने का हक है कि वो जिस प्रक्रिया से चुनाव दे रहा है, वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
ये उसका हक है। लेकिन आपकी आंखों के सामने आप सब लोग देख रहे हैं ईवीएम के माध्यम से किस तरह से हमारी वोटों को लूटा जा रहा है। दो उदाहरण से आप समझेंगे। पहले मैं उत्तर प्रदेश का बताता हूं। आपने, हम सब ने देखा, मैं पूरे चुनाव प्रचार में शामिल था माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, और मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा कि लोगों को बिना बुलाए जहां भी उन्हें लगता था, जहां भी पता लगता था कि यहां मीटिंग है, लोगों का हुजूम इकट्ठा होता था। इतनी जबरदस्त तरीके से लोग साथ में थे। और यूथ, विशेषकर जो बेरोजगार यूथ है, जो लड़ रहे थे, वो इतनी बड़ी संख्या में रेलों में भर भर कर अपने गांव पहुंचे और वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट कहां गया? कहां गया वो वोट? और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन आपने देखा होगा कि 403 विधानसभा सीटों में से 304 विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती के समय समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे थी। और जब ईवीएम से रिजल्ट आया तो पता लगी कि बिल्कुल उलट हो गया। समाजवादी पार्टी 121 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी, जिसका अता पता भी नहीं था, जो केवल उन 90 सीटों पर थी, वो सरकार बना लेती है 250 से ज्यादा सीटें लेकर। तो क्या ईवीएम की बेईमानी नहीं थी? बताइए, आप सब लोग चुप कैसे हैं? क्या ईवीएम की बेईमानी नहीं थी? थी ईवीएम की बेईमानी। हाथ उठाकर बताइए, ईवीएम की बेईमानी थी। मीडिया वाले साथियों, जरा सब कवर करना इसको पूरी तरह से। दूसरा साथियों, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए। इन 5 राज्यों के चुनावों में आपने देखा होगा, जब मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, उस दौरान उन पोस्टल बैलेट में 230 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी। तो फिर कैसे हो गया एकदम? मतलब वहां बीजेपी का तो पता भी नहीं था। 230 में से 199, यानी 4/5 से भी ज्यादा सीटों से आगे थी। औसत इतना था। और उसके बाद में आपने देखा कि जिस समय फाइनल रिजल्ट आता है ईवीएम के बाद, समाजवादी कांग्रेस पार्टी मात्र 63 पर और बीजेपी 166 सीटें लेकर जीत जाती है। इससे ज्यादा किसी सबूत की जरूरत है नहीं। लेकिन मैं इससे आगे बताता हूं, इससे आगे क्या क्या हो रहा है और कैसे इस तरह की गारंटी दी जा रही है 300 पार, 400 पार। क्योंकि आज की तारीख में जो मशीनें हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बना रहा। ये ईवीएम और वीवीपैट की जो मशीनें हैं, इनको बीजेपी बना रही है। हमारे साथी एडवोकेट, उन्होंने, मंत्री जी ने बताया, राजेंद्र पाल गौतम जी ने, कि किस तरह से बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। और कौन कौन है उनका नाम भी आपको बताता हूं। जो 4 डायरेक्टर हैं, वो 4 डायरेक्टर हैं। एक है पीए पार्थसारथी, डॉक्टर पीए पार्थसारथी। ये ओबीसी का, जो बीजेपी का ओबीसी मोर्चा है, उस ओबीसी मोर्चे के नेशनल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय सचिव। दूसरे उसमें साथ में है, वो है मनसुख भाई कचारिया, जो गुजरात से है और गुजरात के राजकोट के बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो इसका डायरेक्टर है। और तीसरे हैं शिवनाथ यादव, जो बनारस से है और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और चौथे हैं श्रीमती श्यामा सिंह, जो बिहार की बीजेपी की प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट रही है। ये चारों के चारों बीजेपी के लोग बीईएल में डायरेक्टर है। और बीईएल वो कंपनी है जो ईवीएम बना रही है और जो वीवीपैट बना रही है। और इसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और जो उस चिप के साथ में ऐड किया जाता है, ये वो लोग हैं जो उनके कंट्रोल में है। तो जब बीजेपी मशीनें बना रही है ईवीएम और वीवीपैट, और जब बीजेपी इलेक्शन करा रही है, कैसे इलेक्शन करा रही है? जैसा आपको बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन कैसे कैसे बनेंगे। इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने में अगर सरकार ही उसको नियुक्त कर रही है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से उनके सामने सरेंडर हो चुका है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना होके इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। सो इलेक्शन कमीशन जब मोदी बन चुका है, वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीन बनाने वाली बीजेपी, इलेक्शन कराने वाली बीजेपी, तो जीत के कौन आएगा?
जीत के बीजेपी आएगी ना। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार, इस बार 300 पार। एक बात हम भी कह रहे हैं यार, इस बार 2024 में हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, और ईवीएम से जो चुनाव नहीं होगा, चुनाव बैलेट पेपर से होगा। और मोदी जी आप 400 की बात कर रहे हो, 1 जीरो हम कम कर दे रहे, तुम दूसरी जीरो जो है ना 40, तुम 40 पार करके दिखाओ। 400 की तो बहुत ही दूर की बात है, किसी कीमत पर 40 पार नहीं कर पाएंगे। हमने चोरी पकड़ ली। और केवल इतना ही नहीं है साथियों, हम लोग कल दिल्ली में जो हमारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, उसका जो कार्यालय है 13E फिरोज शाह रोड, उस पर 3 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा घोटाला, जिसमें इस देश का इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से शामिल है, सबूतों के साथ घोटाले का उजागर करेंगे। कल हम उसको बताएंगे और इलेक्शन कमीशन को नंगा करेंगे। और इतना नहीं छोड़ेंगे, केवल इतना नहीं छोड़ेंगे, अब तक जो नहीं हुआ वो इस बार होगा। इलेक्शन कमीशन के जितने भी तीनों के तीनों इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। और साथ में इस प्रदेश में नहीं, इस देश में जितने भी कलेक्टर हैं जो उस घोटाले में शामिल हैं, जो उस बेईमानी में शामिल हैं, उन सबके खिलाफ भी एफआईआर बाकायदा कराई जाएगी। हम भी देखेंगे कि कहां तक बच के भागेंगे इस बार। साथियों प्लीज मेरा आपसे निवेदन, भानु प्रताप संघर्ष करो या महमूद फराचा संघर्ष करो या राजेंद्र पाल गौतम संघर्ष करो या डीसी कपिल संघर्ष करो या राजेंद्र सिंघल साहब संघर्ष करो, व्यक्तिगत नारे नहीं, किसी विचारधारा के नारे नहीं, किसी धर्म जाति के नारे नहीं। यह आंदोलन 140 करोड़ देश के नागरिकों का है, जिसमें हर धर्म और समाज का विचारधारा का व्यक्ति शामिल है। नारे लगेंगे तो ईवीएम हटाओ। वो क्यों नहीं बोले पीछे वाले में रोटी वोटी नहीं खा के आए क्या? ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अब दूसरा बोलना संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अब बोलना लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। तो ये लड़ाई साथियों हम सबकी है। जो मुद्दा है, नारे उसी के संबंधित लगेंगे, किसी विचारधारा या किसी व्यक्ति विशेष के नहीं लगेंगे। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, आप और हम सब भीग रहे हैं, बावजूद उसके इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठे हैं। यह है हमारी ताकत और यह है जीत का संकेत। अब मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा, और वो बहुत जरूरी है। ये हमारे साथी आए हैं, नौजवान साथी, 599 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। ये 69,000 भर्तियों के घोटाले में, और सरकार बेईमान है। सरकार किसी हालत में आपको हक नहीं देना चाहती। इतनी हिम्मत कहां से आ रही है सरकार में कि आपकी बात नहीं सुन रही, नौजवानों की बात नहीं सुन रही। और इतना ही नहीं साथियों, जो हमारे साथ बैठे हैं, खड़े हैं, जो अभी जिनके बीच में से हमारे हैं, वो हमारे ओल्ड पेंशन वाले साथी, वो साथी आप देखिए कि किस कदर बेईमानी है कि एक नेता एमएलए बनेगा, फिर एमपी बनेगा, मंत्री बनेगा, 4 बार 6 बार जो कुछ भी बनेगा, उसे उतनी ही पेंशन मिलती है। 4 बार हो या 6 बार, 6 ही पेंशन मिलेंगे। लेकिन ये ओपीएस वाले साथी जो हैं, ये 30 साल 35 साल सरकार की सेवा करते हैं, इनकी तमाम जिंदगी उसमें गुजर जाती है, तो क्या ये पेंशन के हकदार नहीं है? लेकिन बीजेपी की बेईमान सरकार 2004 में वाजपेयी सरकार ने ओल्ड पेंशन खत्म कर दी गई, जिसके ये हकदार हैं। और ऐसा ही नहीं साथियों, जो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार लड़ रहे हैं, जो 3 कानून लड़के उन्होंने वापस करवाए, और जो इस समय जो संघर्ष कर रहे हैं, वो इस बात के लिए कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी मिले। इसी तरह से मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, इसी तरह से बेरोजगार युवा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस सबकी जड़ क्या है? आपको मालूम है इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है ये मोदी सरकार और बीजेपी सरकार। और ये तब तक बनी रहेंगी, तब तक नहीं जाएंगी
जब तक ईवीएम नहीं जाएगी। जिस दिन ईवीएम खत्म हो गई, ये आंधे मुंह गिरेंगे, 400 नहीं 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। और जब ये हट जाएंगे, उसके बाद आपकी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान शुरू होगा। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम सबकी समस्याओं का जो सबसे बड़ा एक कारण है, जो सबसे बड़ी जड़ है, वो जड़ है ईवीएम। इसलिए ईवीएम को उखाड़ना पड़ेगा। और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में ईवीएम घुसना नहीं पाए। ये आप ठान लीजिए, अपने पैरों को, अपनी टांगों को फौलाद की बना लीजिए और अपनी रीढ़ को स्टेनलेस स्टील की बना लीजिए और खड़े हो जाइए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं खड़ा हूं, महमूद भाई नहीं खड़े हैं। क्या बिगाड़ लिया इन्होंने हमारा, क्या कर लिया इन्होंने हमारा? तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिस देश का प्रधानमंत्री सवालों से डरता हो, 10 साल में जो एक भी प्रेस को एड्रेस नहीं कर पाया हो, जिस देश का प्रधानमंत्री सच से डरता हो और किसी कोने से सच निकल के आ जाए तो तुम दबा के भाग जाते हो। यार, ऐसे कायर प्रधानमंत्री से घबरा रहे हो आप? वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डट के खड़े होने की जरूरत है। और हम खड़े हैं साथ में। अगर गोली चलेगी तो ये सीने पहले आपके सामने है, हम देखेंगे कौन सी गोली चलेगी और हम बताते हैं कि लड़ाई क्या होगी। और इस पार की लड़ाई आर पार है। मोदी जी, सुन लो कान खोल के, आप अपनी अच्छी तरह से सरकार को खूब अच्छी तरह से मजबूत कर लो। और उनकी गुलामी करने वाला जो इलेक्शन कमीशन है, वो भी सुन ले कान खोल के। इस बार ईवीएम से चुनाव किसी कीमत पर हम होने नहीं देंगे। केवल और केवल 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा और तब इस देश की जनता आपको आपकी औकात दिखाएगी। और साथियों, एक बात कह के खत्म करूंगा। जो इलेक्शन कमीशन है, जो ईवीएम मशीन है, आप बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हो तो उस चीज पर कोई निशान लगा होता है ना, कई ISI मार्क सुना है, देखा है ना? होता नहीं होता? वो इसलिए होता है कि बताइए ये चीज ठीक है, सरकार की मोहर है। और इसके अलावा जो आप देखते हो कि खाने पीने की चीजें, उस पर FSSAI लिखा होता है, छपा होता ना, वो इसका मतलब ये खाने पीने की चीज है। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उस पर लिखा होता BIS की मोहर लगी होती है, मतलब ये ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने जब पूछा RTI लगा के इलेक्शन कमीशन से, भैया ये तो बता दे, ये जो तेरी मशीन है किसी ने बनाई होगी, किसी ने सर्टिफिकेट दिया होगा, किसी ने वेरीफाई किया होगा, बता कहां किसने किया? इलेक्शन कमीशन कह रहा भैया मेरा मामला नहीं है, ये तो जो कंपनी बना रहे हैं उनसे जाके पूछो। हमने कहा कोई बात नहीं, उनसे पूछ लेते। तो हम BEL के पास गए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तू बता भैया इस पे कहीं सर्टिफिकेट है? तो वो कहता भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, मुझे तो इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी जैसे कहती है मैं तो बना के दे देता हूं, वही कराती है जो भी कुछ कराती है। आप देख रहे हैं तमाशा। फिर हमने कहा भाई चलो ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जो हैदराबाद में, उससे पूछ लेते हैं। तो वो क्या कहती है, भैया तीसरी पार्टी आती है, इंस्पेक्शन करके चली जाती है, नाम उसका है STQC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसने भी नहीं बताया। मतलब किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि जो मशीन से तुम चुनाव करा रहे हो वो कहां से सर्टिफाइड है, कहां से वेरीफाइड है। और ये सब नहीं है, इसका मतलब साफ है कि बेईमानी खुल के कर रहे हो। वैसे भी मोदी जी से बड़ा बेईमान, मोदी जी से बड़ा भ्रष्ट, मोदी जी से बड़ा झूठा और देश के साथ देशद्रोह करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति इस देश में है नहीं। इस बार हम कुछ भी ये सारी चीजें होने नहीं देंगे। पर मेरा आपसे निवेदन है सारे के सारे, आप जितने भी लोग हो और जितने भी लखनऊ में घरों में बैठे हैं, उन सबको जा जाके झकझोरो, उन सबको जगाओ। अबे मुर्दों, खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी नस्लें भी नहीं बचेंगी और इस देश की फसलें भी नहीं बचेंगी। इसलिए अपनी नस्लों और अपनी फसलों को बचाने के लिए इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। बताइए, नहीं होने देंगे ना? बिल्कुल यही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और समझी और आगे इसी के लिए काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के नागरिकों को
और इस देश को बचाने के लिए आज मौजूद यहां विशाल जनसमूह को, खास तौर पे हमारे साथी, हमारे भाई भानु प्रताप जी, राजेंद्र गौतम जी, डीसी कपिल साहब, हिजम राजम साहब, अंसारी साहब, पटेल साहब, हमारी छोटी बहन उस्मा साहिबा, बाकी सभी लोग जो मिशन जय भीम से और अन्य संगठनों से आए हैं, और इस देश के ईमानदार पत्रकार जो मेरे सामने हैं, जो पत्रकार यहां नहीं है वो लोग आप समझ सकते हैं वो देश के दुश्मन हैं, वो ईमानदार पत्रकार नहीं है, वो बेईमान है, वो अडानी अंबानी के नौकर हैं। इसीलिए सभी ईमानदार पत्रकारों को भी मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। सच्चाई बोलता हूं, धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। आप ही लोग हो जो देश के ईमानदार पत्रकार हो। ईमानदार पत्रकार वो होता है जो वक्त की सरकार के खिलाफ खड़ा हो। सिर्फ वही होता है जो वक्त की सरकार को आईना दिखाए, जो सरकार की तारीफें करे, वो दलाल होता है, पत्रकार नहीं होता। पीएम के बारे में राजेंद्र पाल गौतम साहब ने आपको सारी बातें बता दी हैं, इसलिए मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटे में रखना चाहता हूं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ईवीएम से पूरी दुनिया में किसी भी बड़ी डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं होता, यह बात, और ईवीएम से किसी भी डेमोक्रेसी में चुनाव अगर शुरू भी हुआ तो चुनाव वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा नहीं, ईवीएम धोखा है, फ्रॉड है, इससे इलेक्शन कराने का मतलब है जनता की आवाज से नहीं, ईवीएम की आवाज से सरकारें बनेंगी। यही काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी क्या दे रहे हैं? अब की बार 400 पार, तो ये अब की बार ईवीएम से 400 पार की बात कर रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे, देश की जनता नहीं होने देंगे। हम लोग, हम खुद, क्योंकि देश की जनता का प्यार हमें मिला है, हम भी देश की जनता के नौकर हैं, छोटे नौकर हैं। हम लोग देश की जनता की आवाज पर, यह हमारी आवाज नहीं है, ध्यान से सुन ले सब लोग, देश की जनता की आवाज पर देश की जनता ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना। हम लोग सड़क पे निकलते हैं तो लोग रास्ते में हमसे बोलते हैं तुम लोग गद्दारी मत करना हमसे, हमने तुम पे विश्वास किया है, हमने विश्वास किया ये ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना। अगर तुम इस लड़ाई से पीछे हट गए तो हम तुम्हें भी चोर, जैसे चौकीदार को चोर कहा था, तुम्हें भी चोर कहने लगेंगे। तो हम लोग नहीं लड़ रहे हैं लड़ाई, ये जनता का आदेश है, हम सिर्फ जनता का काम कर रहे हैं। जनता देश की 95% नहीं, मेरे ख्याल से 99.9% जनता ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव चाहती। जिस प्रत्याशी को वो वोट दे रहे हैं उनका वोट सही जगह जा रहा है। ये वोट की चोरी होती कैसे है आम आदमी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं कि ईवीएम बहुत सेफ है, ईवीएम के अंदर नेट कनेक्शन नहीं है, ईवीएम के अंदर ब्लूटूथ नहीं है, ईवीएम से चोरी संभव नहीं है। ये बात कह के लोगों को बरगला रहे हैं, या कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव सस्ता है, बैलेट पेपर से महंगा है। फिर कह रहे हैं बैलेट पेपर से ज्यादा टाइम लगेगा, 4-5 दिन लगेंगे गिनती होने में, और कह रहे हैं ईवीएम से 4-5-6 घंटे में चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। तो मैं एक तो बात आपको सिलसिलेवार बता दूं कि किस तरीके से ईवीएम के अंदर चोरी की जा रही है, और आम जनता के वोट की चोरी करके किसी पर्टिकुलर पार्टी को जिताने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। होता कैसे है ये? पहली बात तो ये, जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको बना कौन रहा है?
जो लोग प्रेस को बाइट दे रहे हैं, मेरा निवेदन है थोड़ी देर बाद दे देना, वो लोग इधर आ जाए। जो लोग साइड में खड़े हैं अगर वो सामने आ जाएंगे तो आपका फोटो भी आएगा, क्योंकि पता लगना चाहिए कि देश के अंदर लोग ईवीएम के खिलाफ खड़े हैं। मैं एक एक पॉइंट के तरह, एक एक पॉइंट के द्वारा, अपने सॉलिड आर्गुमेंट के द्वारा ये बात आज आपके सामने साबित करूंगा कि ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी होती है। आप जिस प्रत्याशी को वोट डालते हो उसको आपकी वोट नहीं जा रही है, बल्कि आपकी वोट को चोरी करके सरकार, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार मिलके ये सारी वोट की चोरी कर रही है। ये चोरी होती कैसे है मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताऊंगा और मैं पूरा जानता हूं कि आपको समझ आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इस मशीन को बनाने वाली कंपनी BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL। और ये जो BEL है, इस कंपनी के 7 डायरेक्टर हैं। 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। 7 में से, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ये ईवीएम मशीन बना रही है, उस मशीन बनाने वाली कंपनी को चलाने वाले 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो जो ईवीएम बनाने वाली मशीन को चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी को मदद नहीं करेगी। दूसरी बात, ये जो ईवीएम है, इस ईवीएम के अंदर रियल टाइम डाटा है, रियल टाइम क्लॉक, यानी एक घड़ी लगी हुई है। जिस घड़ी में ये फिक्स किया जा सकता है, डेट और टाइम फिक्स किया जा सकता है। डेट और टाइम अगर इसमें ना हो, अगर इसमें रियल टाइम क्लॉक ईवीएम मशीन के अंदर ना हो, तो ईवीएम मशीन से चोरी करना संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है ये। अब ये रियल टाइम क्लॉक से चोरी होती कैसे है मैं ये समझाता हूं आपको। 4 सदस्यीय कमेटी, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये जो 4 सदस्य है, ये IIT के प्रोफेसर है, और ये IIT के प्रोफेसर 4 लोगों की समिति जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, ये प्रोग्रामिंग करती है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, और सॉफ्टवेयर डेवलप करके माइक्रो कंट्रोलर चिप जो विदेश से खरीदी जाती है, उस चिप में ये सॉफ्टवेयर डाला जाता है। अगर सॉफ्टवेयर में ही बनाते वक्त ये प्रोग्रामिंग कर दी जाए कि अगर 50% वोट ये फला पार्टी को स्वैप करके चली जाए, यानी आप डाल रहे हैं हाथी पे, आप डाल रहे हैं साइकिल पे, आप डाल रहे हैं हाथ पे, या आप डाल रहे हैं झाड़ू पे, तो आपका वोट ऑटोमेटिक तरीके से स्वैप करके बीजेपी के खाते में चला जाए। ये होगा कैसे? अगर ये प्रोग्रामिंग, ये टेक्निकल कमेटी के एक्सपर्ट मेंबर अगर ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें ये प्रोग्रामिंग कर दे, उसमें ये कोडिंग कर दे, तो उसकी कोडिंग का तो उन्हीं के हाथ में है। आम जनता को तो पता नहीं है कि ईवीएम के अंदर क्या है, आम जनता को तो पता नहीं है कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया, आम जनता को तो पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर बनाते वक्त क्या क्या प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर उसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाए कि फला तारीख को, यानी चुनाव की तारीख को इतने बजे से, यानी सुबह 10 बजे से, मान लो उसने फिक्स कर दिया कि इतने, मान लो 10 तारीख को चुनाव है, 10 मार्च को चुनाव है, और प्रोग्रामिंग कर दी 10 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जितने भी वोट पड़े, हर दूसरा वोट फला पार्टी को चला जाए। तो आप तो डाल रहे हो सही जगह, आपको लग भी रहा मैंने सही दे दी, लेकिन प्रोग्रामिंग के द्वारा आपकी वोट स्वैप होकर चलेगी उस पार्टी को जिसको वो देना चाहते हैं। तो आपकी वोट की चोरी हुई कि नहीं हुई, आपको तो पता नहीं चलेगा। तो ये होता कैसे है? अगर ये ईवीएम के अंदर रियल टाइम क्लॉक ना हो, तो वो जो प्रोग्रामिंग की गई है, प्रोग्रामिंग काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगी, जैसे जो आतंकवादी लोग टाइम बॉम्ब बनाते हैं, टाइम बॉम्ब के अंदर अगर टाइम क्लॉक ना हो तो टाइम बॉम्ब नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें फिक्स किया जाता है कितने बजे बॉम्ब को उन्होंने ब्लास्ट करना है। तो वो अगर टाइम क्लॉक ना हो तो बॉम्ब, टाइम बॉम्ब नहीं बनेगा, टाइम के हिसाब से ब्लास्ट नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों के अंदर, आपके पास फोन है, फोन के अंदर आप लोग क्लॉक लगाते हो अलार्म, सुबह आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको जल्दी उठना है, तो आप अक्सर अलार्म लगाते हो ना। तो आपका जितने बजे का, अगर उसके आपके फोन के अंदर अगर टाइम का क्लॉक ना हो तो क्या आपका अलार्म बजेगा? नहीं बजेगा ना। यानी कि ये टाइम, रियल टाइम क्लॉक इसलिए लगाई जाती है ताकि आपको कितने बजे उठना है ये टाइम आप पहले उसमें प्रोग्रामिंग कर दे। आप अपने फोन में प्रोग्रामिंग करते हो कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, सही 4 बजे आपका अलार्म बोल जाएगा ना। तो इसी प्रकार ये जो ईवीएम है, ईवीएम के अंदर रियल टाइम क्लॉक है,
और साथ में ये जो सॉफ्टवेयर जो डला जाता है ईवीएम के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग में अगर ये डाल दिया जाए कि इतने तारीख को इतने बजे से इतने बजे के बीच जितने भी वोट पड़े आधी वोट स्वैप होकर फला पार्टी को चली जाए, तो आप तो सही डाल रहे हो, आपको तो लग रहा है मैंने जिस प्रत्याशी को दिया मेरा वोट उसको गया, लेकिन उसकी वोट की चोरी होकर वहां जा रही है जिसको वो जिताना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, जिन देशों ने जो विकसित देश है, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इटली है, फ्रांस है, चाइना है, यानी वो जो चाइना में तो चुनाव नहीं होता उस तरह, लेकिन जो बाकी जो देश है जहाँ पे चुनाव होता है, जहाँ पे जनता वोट डालती है, और वो विकसित देश है जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाई है, उन्हें खुद को पता है कि इससे चोरी हो सकती है, इसलिए वो विकसित देश ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं करते, उन्होंने ईवीएम को हटाकर अपने देश के अंदर बैलेट पेपर वापस लेकर आ गए। तो अगर ईवीएम बनाने वाली मशीन वाले देश अपने यहाँ ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश की सरकार, हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ईवीएम पे भरोसा है? नहीं है। आप चाहते हो बैलेट पेपर वापस आए? तो भाई जब जनता चाहती है कि बैलेट पेपर वापस आए, जब वोटर को आपके ईवीएम पे भरोसा नहीं है, वोटर चाहता है कि बैलेट पेपर वापस आए, तो मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन है कौन जो इस जिद पे अड़ा है कि वो केवल ईवीएम से चुनाव करेगा? पहली बात तो एक चीज समझ लो कि देश में संविधान का शासन है, और इस संविधान के शासन में चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। यानी संविधान के द्वारा उनको जो जिम्मेदारी दी है जनता की सेवा की दी है। संविधान कहता है इलेक्शन कमीशन का गठन इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए। ये इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो वोटर का भरोसा कायम करे। वोटर को ये भरोसा होना चाहिए जिसको वो वोट दे रहा है उसकी वोट सही जगह जा रही है। लेकिन जब देश के लोग, पूरा सर्वे हुआ है, सर्वे में डाटा है 95% लोग ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो बैलेट पेपर वापस जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं ये इलेक्शन कमीशन इस जिद पे क्यों अड़ा है कि वो केवल ईवीएम से चुनाव कराएगा? वो जनता की बात तो सुन क्यों नहीं रहा है? वो जनता का नौकर है, उसको जनता की बात सुननी चाहिए, तो क्यों इस जिद पे अड़ा है कि वो ईवीएम से चुनाव कराएगा? और एक और बात, एक और पॉइंट बताता हूं। आपको पता होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक व्यवस्था दी थी कि जो 3 सदस्य कमेटी है जो इलेक्शन कमीशन का गठन करती है, उसमें 3 सदस्य कमेटी में एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे सदस्य मुख्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के। लेकिन मोदी जी को पता था फिर गड़बड़ करना मुश्किल हो जाएगा। वो लोकसभा और संसद के अंदर, यानी संसद के अंदर, राज्यसभा लोकसभा है, उसके अंदर वो एक बिल लेकर आ गए। और वो बिल क्या है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को बदल दिया और उस बिल में यह कर दिया कि उन 3 सदस्य जो इलेक्शन कमीशन का गठन करेंगे, उन 3 सदस्यों में एक तो देश के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे विपक्ष के नेता होंगे, तीसरे देश के कानून मंत्री होंगे। तो देश के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री वो तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, वो तो केंद्र सरकार के हो गए। तो फिर वो जो 3 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन होगा उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। उन तीनों को जो चुनेगा, कौन चुनेगा? ये 3 सदस्य कमेटी चुनेगी। 3 सदस्य कमेटी में बहुमत किसका है? बहुमत बीजेपी का है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री और कानून मंत्री दोनों बीजेपी के हो गए। तो वो दोनों मिलकर जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहेंगे उसको बना देंगे, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर भी जिसको वो बना चाहेंगे बना देंगे। तो ऐसी क्या वजह थी कि जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के गठन की बनाई थी उसको क्यों इन्होंने संसद के अंदर एक बिल लाकर उसको बदल दिया? ये चोरी क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ईवीएम के द्वारा ये चुनाव जीत सकते हैं। इन्होंने जितने वायदे किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं किया, इसलिए ये बैलेट पेपर से चुनाव नहीं जीत सकते। क्योंकि 2014 में इन्होंने वादा किया था कि अगर ये जीत जाएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिए या छीन लिए? छीन लिए। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, इन्होंने महंगाई कम की या बढ़ा दी? इन्होंने कहा था 35 लीटर पेट्रोल देंगे। आपने जनता की अदालत में देखा होगा वो लाला रामदेव
वो कह रहे थे जनता से, आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, 35 रुपए लीटर। जनता कह रही हाँ जी चाहिए। और जब सरकार बन गई तो वो 35 रुपए लीटर मिलने के बजाय कितने रुपए लीटर मिल रहा है, 100 रुपए लीटर मिल रहा है। तो मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि भारत के रुपए की वैल्यू अमेरिका के डॉलर के भी बराबर हो जाएगी, लेकिन वैल्यू बराबर होना तो दूर है, डॉलर की वैल्यू और भी कई गुना बढ़ती चली गई। तो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नोटबंदी लाके जो छोटे मोटे उद्योग थे वो भी तबाह कर दिए। और जो इनका दोस्त है अडानी, जो उस वक्त 208वें स्थान पे था, वो दुनिया में उससे दूसरे स्थान पे ले आए। उसकी इतनी मदद की विदेशों में जाके उसको ठेके दिलवाए। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया गए थे प्रधानमंत्री, वहां भी उसको कोयले का ठेका दिलवा दिया। जहां जहां जाते हैं अपने दोस्त की मदद करते हैं, कहते हैं हम देश को नंबर 1 बनाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, 2 चीज में से एक कोई नंबर 1 बना सकते हैं, या तो अपने देश को नंबर 1 बना सकते हैं या अपने दोस्त को नंबर 1 बना सकते हैं। पर उनकी, मोदी जी की प्राथमिकता देश नहीं है, उनकी प्राथमिकता उनका देश है अडानी अंबानी। तो वो लोग नंबर 1 किसको बनाएंगे, या तो देश को या दोस्त को। तो उन्होंने देश को चुनने की बजाय दोस्त को चुना। उन्होंने अडानी जी को दुनिया में दूसरे नंबर पे, 208 से दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया, उनको इतना अमीर बना दिया। तो वो बन कैसे रहे। और एक और बात बता दूं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, हम मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग जितने भी सरकारी ठेके ले रहे हैं, चाहे वो कोयला खादान हो या दूसरे खादान हो, या जितने एयरपोर्ट के ठेके, सब इनके पास जाते जा रहे हैं। आपका लखनऊ भी इनके पास चला गया, अहमदाबाद का भी इनके पास चला गया, पूरे देश के पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, और इन्होंने बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, देश के एक एक करके सारे संस्थान बेच दिए। मालिक कौन बन रहा है, इनका दोस्त बन रहा है। मालिक इनका दोस्त बन रहा है, क्योंकि इन्हें देश से प्यार नहीं है, इन्हें दोस्त से प्यार है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं समझोगे तो धोखा खाते रहोगे। तो ये जो जितने बन रहे हैं आपके पैसे से अमीर बन रहे हैं, क्योंकि ये जो लोन लेके, जनता का पैसा बैंक में, आपका पैसा बैंक में, बैंक से पैसा लोन लेते हैं, लोन लेने में सरकार इनकी मदद करती है, और लोन लेने के बाद उसी पैसे से सरकारी ठेके, सरकारी सारी संपत्ति खरीदते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं, और जनता को अंगूठा दिखा देते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी मदद, सरकार इनकी मददगार है, सरकार जनता का ख्याल नहीं कर रही है। और एक और बात आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर एक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, जिस बूथ पे उनका खुद का वोट था, उनके परिवार का वोट था, उनके रिश्तेदारों के वोट थे, जब बैलेट मशीन खुली, ईवीएम मशीन खुली, और काउंटिंग के टाइम पे उनके अपने बूथ की, तो अपने बूथ से उनको एक भी वोट नहीं मिला, उनका खुद का वोट भी चोरी हो गया। यानी चोरी केवल उनके परिवार रिश्तेदारों का वोट नहीं हुआ, जो उन्होंने अपने खुद के लिए अपना वोट डाला था बीएसपी के लिए, उनका भी वोट चोरी हो गया। तो भाई कैसे भरोसा करें। फिर इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, वो मालिक बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, वो नौकर है, नौकर रहे। संविधान ने उसको जिम्मेदारी दी है कि आप फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, आप वोटर के भरोसे को कायम करें। आप वोटर के भरोसे को तोड़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। देश के लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम लोग संविधान को बचाने आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको जेल में डाल देंगे, आप पे यूएपीए लगा देंगे, आप पे मुकदमे लगा देंगे, आपको मरवा देंगे। तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि भैया हमें डराने की जरूरत नहीं है। आप डरे हुए हो इसलिए हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अब ये जनता का मुद्दा बन गया है। जनता को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा बन गया है कि बैलेट पेपर वापस आना चाहिए। ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, ये सोचते हैं कि महमूद प्राचा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डर जाएंगे, ये सोचते हैं कि भानु प्रताप सिंह डर जाएंगे, ये सोचते हैं डीसी कपिल डर जाएंगे, ये सोचते हैं राजेंद्र जी डर जाएंगे, ये सोचते हैं राजेंद्र गौतम डर जाएगा। हम मर सकते हैं, न झुकेंगे, न डरेंगे, न बिकेंगे। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अगर देश के स्वतंत्रता सेनानी, जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उन्हें भी तो अंग्रेजों ने डराया था, उनको भी तो गोली से भूना था, उनको भी तो जेल में डाला था। अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी डर जाते, अगर वो आजादी का आंदोलन ना चलाते, तो क्या हमें आज आजादी मिलती? नहीं मिलती ना। तो अगर वो सोच रहे हैं कि हमें जेल में डालकर, हम पे झूठे केस बनाकर हमारी आवाज को बंद कर देंगे, तो ये भूल जाए
ये हमारी आवाज को दबा नहीं सकते, क्योंकि ये आवाज अब जनता की आवाज बन चुकी है कि जनता को अब अपने वोट की चोरी नहीं चाहिए, जनता को बैलेट पेपर वापस चाहिए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो वोट का अधिकार दिया, मैं आपको बता दूं, ये वोट का अधिकार इतनी आसानी से नहीं मिला है। जब भारत आजाद होने वाला था, संसद संविधानिक सभा के अंदर इस बात पे चर्चा चल रही थी कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो आपको जान के ताजुब होगा, संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको देना चाहते थे, या जो ग्रेजुएट हैं उनको देना चाहते थे, या जो बड़े जमींदार हैं उनको देना चाहते थे। तो देश के अंदर जो दलित, पिछड़े, आदिवासी थे या महिलाएं थी, उनको मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो जब पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो ग्रेजुएट कैसे बनते? इसका मतलब 95% लोगों को संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। और चूंकि उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, व्यापार का अधिकार नहीं था, तो वो व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन सकते थे, तो जमींदार भी नहीं बन सकते थे। इसका मतलब देश में 95% लोगों को संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। लेकिन संविधान सभा के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अड़ गए और उन्होंने संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोग, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, मजदूर हो या किसान हो, सबको समान वोट मिलेगी। वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। तो ये जो अधिकार बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, ये सरकारें घबरा गई है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, मोदी जी घबरा गए हैं, क्योंकि उन्होंने 2014 के अंदर चुनाव से पहले जो वायदे किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, काला धन वापस आएगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे अच्छे सपने दिखाए और सपने दिखाकर फिर उनके सपने में आके डराने लगे। नोटबंदी करके इतना डराया, लोग को लाइन में लगा दिया, कितने लोग मारे गए, कितने लोग के व्यापार चौपट हो गए, छोटे मोटे दो धंधे बंद हो गए। तो लोग किसी भी कीमत पर इस सरकार को चाहते नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने जनता का एक भी वायदा पूरा नहीं किया। जितने वादे जनता के साथ किए थे, इन्होंने धोखा किया। और एक और बात, किसान धरने पे बैठते हैं, साल साल बैठते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, वहां पे डॉक्टर रितु सिंह बैठी है, यहाँ पे 6800 जो टीचर भर्ती घोटाला हुआ है, उसके अंदर लोग सर्दी में मर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे क्यों नहीं चल रही है? इसलिए चल रही है क्योंकि उसे जनता की वोट की चिंता नहीं है, वो तो ईवीएम से चोरी करके चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए तो वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ये भरोसा अब की बार 400 पार का आता कहां से है? पिछली बार कहा था अब की बार 300 पार, तो 300 पार आ गई, अब कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे इसलिए ये भरोसा है क्योंकि इन्होंने ईवीएम बनाई है, ईवीएम के अंदर रिकॉर्डिंग करके 400 सीट जीत लेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को कि आपका ये सपना रह जाएगा। भारत के लोग इतने कमजोर नहीं है, अगर अंग्रेजों को भगा सकते थे तो आपकी तो औकात क्या है? आपको जवाब दिया जाएगा, देश की जनता जवाब देगी। ईवीएम को जाना होगा, लोकतंत्र की रक्षा करके रहेंगे, देश के संविधान की रक्षा करके रहेंगे, बैलेट पेपर को वापस ला कर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कुछ नारे लगा के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ईवीएम वापस लो, ईवीएम वापस लो, ईवीएम वापस लो, बैलेट पेपर वापस लो, बैलेट पेपर वापस लाओ, बैलेट पेपर लाना होगा, वरना वापस जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।